मुसलमान बहुत कम नजर आते हैं। मुझे और केदार को वो जगह इसलिए पसंद आई कि हम जिस गली में थे, इस गली के आखिरी सिरे पर काली माई का मंदिर था। हम किसी वक्त भी मौका पाकर भवानी शंकर का साथ छोड़ सकते थे और मंदिर में जाकर किसी हिस्से में रक्षा कंडल की रेखा खींचकर इन्हीं मंत्रों का जाप कर सकते थे जो भी केदार यहाँ कर रहा है। फिर यह कि मंदिर में किसी नौजवान की भेंट दी जाती तो दुर्गा माई प्रसन्न होकर इस भेंट को स्वीकार कर लेती। भवानी शंकर तमाम दिन बाहर कहीं मसरूफ रहा। केदार भी घूमने फिरने चला गया। मैंने उसे समझा दिया था कि मंदिर तक पहुंचने के रास्ते को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले। इसके साथ भवानी शंकर का एक आदमी भी गया था। हमारी रिहाइश दूसरी मंजिल पर थी। निचली मंजिल की निसफ दीवारें पानी में डूबी हुई थी। गलियों से गुजरने के लिए कश्ती में बैठकर जाना पड़ता था। मेन रोड पर जहां पानी ब्रायन नाम था, वहां तक कश्ती पहुंच जाती थी। फिर भवानी शंकर का एक आदमी इस कश्ती को वापस मकान ले आता था। मैं तफसील से ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि तुम इस बात का अंदाजा हो जाए कि वहां से फरार होना कितना दुश्वार था। एक तो भवानी शंकर के आदमियों का पहरा था, दूसरे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता था। अगर मंदिर वहां से सिर्फ 100 गज के फासले पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कश्ती की जरूरत थी। केदार तो तैर कर जा सकता था, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सामी मेरे पीछे साय की तरह लगी रहती थी। सामी कितनी चालाक है ये मैं ही जानती। वो अपने मंसूबे के मुताबिक मुझे वहां से निकाल कर ले जा सकती थी, लेकिन हमारे मंसूबे के मुताबिक फरार होना कभी पसंद ना करती। मैंने यही सोचा था कि मंदिर में पनाह लेने के बाद अपने मंत्रों के जोर पर सामी को बुलाऊंगी। रात होते ही सन्नाटा छा गया। सैलाब की वजह से कितने ही लोग अपने मकानों में ताले डालकर दूसरे इलाकों में चले गए थे। कहीं 2-4 मकानों में लालटेने और मिट्टी के दिए रोशन नजर आते थे। बिजली का निजाम दरम बरम हो गया था। हमारे मकान में भी लालटेन की रोशनी थी। रात के 10 बजे एक कश्ती मकान की निचली मंजिल में आई और इसमें एक शख्स हाथ में मशाल लिए बैठा हुआ था। इस मशाल की रोशनी में माझी अपनी डोगर दरवाजे से बांध रहा था। भवानी शंकर ने बताया कि वो हमारे देश की सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट है और बरसों से वहां तहरीबी कार्रवाइयां कर रहा है। इसका नाम सुभाष मुखर्जी था। भवानी शंकर उसे एक कमरे में अहम बातचीत के लिए लेकर आया। जो राज की बातें थी वो सामी के सामने जरूर होती थी और सामी की वजह से भवानी शंकर ने मुझे भी अपने राज में मजबूरन शरीक कर लिया था। सुभाष मुखर्जी ने मेरी मौजूदगी पर एतराज किया तो भवानी शंकर ने उसे बताया कि ये बिल्ली हमारी आलाकार है, इस औरत के बगैर नहीं रहती है, हत्ता किसे एक कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में नहीं जाती है। मुखर्जी सामी को हैरानी और बेयकीनी से दिखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बिल्ली अहम मामलात में आलाकार बन सकती है। उसने भवानी शंकर से कहा, मिस्टर शंकर, ये दुरुस्त है कि जानवर भी हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं और खुफिया पैगाम रसानी का काम भी बखूबी अंजाम देते हैं, लेकिन कल हमारे मकसद के लिए आप इस बिल्ली को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कल सुबह 10 बजे एक मुल्क के वजीर हारजा गवर्नर हाउस में आ रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और ज्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए मजीद मुआहदे किए जाएंगे। इसके बाद मुआहदे का फाइल यहाँ के वजारत हारजा के सेक्रेटरी की तहवील में रहेगा। अब ये आप बताएंगे कि आप किस तरह सेक्रेटरी के दफ्तर तक पहुंचेंगे और फिल्म की मिक्रो फिल्म तैयार करेंगे। भवानी शंकर ने मुस्कुराकर सामी की पुस्त पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा। कल सुबह ये बिल्ली गवर्नर हाउस जाएगी। जाहिर है वहां कोई नहीं जा सकता, मगर ये जा सकती है। पहरेदारों की नजरें बचाकर सीधी दरवाजे से जा सकती है या रोशनदान के जरिए कमरे में दाखिल होकर वहां किसी सोफे के नीचे छुप सकती है। ये मायदे के मुतलक तमाम बातें सुनेगी और यहाँ वापस आकर मुझे नोट करा देगी। मुखर्जी ने हैरानी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बिल्ली इंसानों की गुफ्तगू कैसे समझ सकती है और किस तरह वो पूरी गुफ्तगू आपको सुना सकती है? भवानी शंकर ने फखर से कहा, ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। आप ऐसा करें कि इसे दूसरे कमरे में ले जाएं और इसके सामने हिंदी या अंग्रेजी जुबान में कोई बात कहें। मैं यहाँ बैठा रहूंगा। ये बिल्ली यहाँ आकर वो बात मुझे बता देगी। मुखर्जी ने बेयकीनी से सामी को देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में चलोगी? सामी भवानी शंकर के पास से उठकर मेरे पास आ गई, क्योंकि मुझे छोड़कर वो दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे गोद में लेकर मुखर्जी के साथ कमरे से चली गई। दूसरे कमरे में मुखर्जी इसके सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी जुबान में कुछ कहने लगा। फिर हम भवानी शंकर के कमरे में आ गए। मुखर्जी ने जो कुछ कहा था सामी ने उसे सिग्नल के जरिए बताया। भवानी शंकर ने वो तमाम बातें नोट करने के बाद कहा, मिस्टर मुखर्जी, आपने इस बिल्ली से कहा है कि इंसान पढ़ने लिखने में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार देता है। तुम एक बेजुबान बिल्ली हो। भला तुम क्या जानो कि अंग्रेजी लिटरेचर क्या होता है और सियासी मुआहदे किस तरह किए जाते हैं? अगर तुम वाकई समझती हो और इतनी जहीन हो तो फिर मैं यही कहूंगा कि हम इंसानों को बिल्ले बिल्लियां बनकर पैदा होना चाहिए। ये बात मज़े का खैस है। मैं इस पर कभी यकीन नहीं कर सकता। भवानी शंकर नोट की हुई बातें सुना रहा था और मुखर्जी शदीद हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर सामी को देख रहा था। भवानी शंकर ने कहका लगाते हुए पूछा, आप इसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हैं?
क्या मैंने जो कुछ पढ़कर सुनाया है वही बातें आपने इस बिल्ली से नहीं कही थी? हाँ, उसने इतराफ किया। मैंने यही बातें इससे कही थी और फिर मुझे यकीन नहीं आता कि ये इंसानों की तरह बातें समझती है और इशारों में वो बातें बता देती है। आप इसे कहाँ से पकड़ कर लाए हैं? बस ये समझ लीजिए कि किसी तरह हमारे हाथ लग गई है। क्या आपने ये नहीं सोचा कि एक बिल्ली में ऐसी सलाहियतें कैसे पैदा हो गई हैं? क्या आपकी अकल इसे तस्लीम करती है? ऐसी बातों को कोई भी अक्लमंद इंसान तस्लीम नहीं करता, लेकिन जो बातें हमारी नजरों के सामने पेश आ रही हैं, हम इन्हें कैसे तस्लीम ना करें? ये बिल्ली कहती है कि शायद ये पिछले जन्म में औरत थी, इस जन्म में बिल्ली बनकर पैदा हुई है। हमारे धर्म के अनुसार ऐसा हो सकता है। मुखर्जी ने जवाब दिया, धर्म की बहुत सी बातें मज़ाक खैस हैं, मैं नहीं मानता। मैं साइंसी दौर में इस साइंसी दौर में हमारी अकल सिर्फ एक ही नाकाबिले फहम इल्म को मानती है, और वो इल्म है काला जादू। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये बिल्ली जो कुछ कर रही है वो सब काले जादू के जेर असर कर रही है। मिस्टर मुखर्जी, अगर आपकी बात दुरुस्त है तभी हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने अपने काले अमल से ये बिल्ली बनाई है तो ठीक है, ये बिल्ली ही रहेगी और हमारे काम आती रहेगी। आप गलत सोच रहे हैं। जादू कभी देर पा नहीं होता, किसी वक्त भी इसका असर खत्म हो सकता है। फर्ज कीजिए कि ये बिल्ली गवर्नर हाउस जाती है और इसी वक्त तिलस्म टूट जाता है, तब क्या होगा? आपकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जादू का असर उल्टा हो और ये बिल्ली यहाँ की पुलिस को हमारे ठिकाने तक ले आए, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा? इसकी बातें सुनकर भवानी शंकर परेशान हो गया। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अगर इस पहलू से सोचा जाए कि ये बिल्ली जादू के असर से ऐसी हरकतें करती है तो फिर वाकई जादू का असर उल्टा भी हो सकता है। ये हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार करा सकती है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये सब जादुई चक्कर है? पहले तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये सिर्फ एक बिल्ली है और किसी काले अमल के जरिए इसमें इंसानी सलाहियतें पैदा की गई हैं। मुखर्जी ने कहा, हाँ, पहले हमें यह मालूम करना चाहिए कि इस बिल्ली के पीछे क्या भेद है। यहाँ इस गली के आखिरी सिरे में दुर्गा मंदिर है। इसके पुजारी काले इल्म को खूब समझते हैं, वो अंतर्ज्ञानी हैं, अंदर के भेद बता देते हैं। इस बिल्ली को देखकर बता देंगे कि ये ऊपर से क्या है और अंदर से क्या है। मुखर्जी की बातें सुनकर मैं घबरा गई। सोचने लगी कि दुर्गा के मंदिर में अगर कोई अंतर्ज्ञानी है तो बिलाशुबा इस बिल्ली की हकीकत को समझ लेगा और शायद मुझे भी पहचान ले कि मैं अंदर से क्या हूँ। मैंने परेशान होकर सामी की तरफ देखा तो वो भी सर झुकाए खामोश बैठी हुई थी। शायद वो भी सोच रही थी कि काले जादू का भेद खुल जाने से इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मैं वहां से उठकर केदार की तरफ जाने लगी इसे सूरत हाल से ताकि इसे सूरत हाल से आगाह कर दूं, और सामी भी मेरे पीछे चली आई। भवानी शंकर और मुखर्जी इस बात पर मुत्तफिक हो रहे थे कि दुर्गा मंदिर के पुजारी को यहाँ बुलाना चाहिए या फिर सामी को वहां ले जाना चाहिए। मैंने दूसरे कमरे में आकर केदार को सारी बातें बता दी। केदार ने परेशान होकर कहा, ये तो बड़ी मुसीबत है। क्या ये सामी चाहती है कि भेद खुल जाए? मैं क्या जानूं कि सामी क्या चाहती है। मैंने 24 घंटे के लिए मंत्र पढ़ा था और ये अभी 10 बजे तक बिल्ली के शरीर में कैद रहेगी। जब तक ये आजाद होकर किसी दूसरे रूप में नहीं आएगी, हमें इसके ख्याल का पता नहीं चलेगा कि वो क्या चाहती है। शमिया, तुझे भी सिग्नल वाले इशारों को समझ लेना चाहिए था, सीख लेना चाहिए था। वो भवानी शंकर इसके इशारों को समझ लेता है, हम नहीं समझते। अब तू ही देख ले कि कैसी मुश्किल आ पड़ी है। अरे मूर्ख, मैं सिग्नल वाले इशारे कैसे समझ सकती हूँ? वो इशारों से अंग्रेजी के लफ्ज बोलती है और मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तू बेकार बातें क्यों कर रहा है? अभी जो मुसीबत आई है इसकी बात कर। कोई तदबीर सोच के हमारा भेद किसी तरह ना खुले। वो सोचने लगा, इसके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। इतनी जल्दी इसकी खोपड़ी में बात नहीं आ सकती थी। दूसरे कमरे से मुखर्जी बाहर आ रहा था, शायद इसी पुजारी को बुलाने जा रहा था। थोड़ी देर बाद हमारा भेद खुलने वाला था। फिर ना जाने भवानी शंकर और इसके आदमी हमारे साथ क्या सलूक करते, क्योंकि वो एक बिल्ली के भरोसे पर अपने देश से दूर एक अहम मिशन पर आए थे। अब इन्हें किसी मरहले पर भी नाकामी का अंदेशा हो सकता था और वो अपनी नाकामी में हमें इबरतनाक सजा दे सकते थे। मैं सोच रही थी कि अचानक सामी दौड़ती हुई भवानी शंकर और मुखर्जी के सामने आई और घुरा कर मुखर्जी को देखने लगी। भवानी शंकर ने जरा झुक कर उसे अपनी गोद में बुलाया, लेकिन वो छलांग लगाकर खिड़की की चौखट पर चली गई। वहां से इसने नीचे झांक कर देखा। नीचे गली में पानी भरा हुआ था। गली के दूसरी तरफ के मकान का छज्जा 7 फीट के फासले पर था। वो छलांग लगाकर छज्जे पर पहुंच गई। भवानी शंकर ने चीख कर अपने आदमियों को आवाज दी, अरे देखो कहाँ जा रही है, इसे पकड़ो। जरा सी देर में भाग दौड़ शुरू हो गई। एक मातहत दौड़ता हुआ निचली मंजिल में गया और पानी में छलांग लगाकर तैरते हुए गली की तरफ जाने लगा। भवानी शंकर ने खिड़की के पास आकर दोनों हाथ फैलाते हुए सामी को पुकारा, लेकिन वो पलटकर मकान के अंदर चली गई। वो मकान आबाद नहीं था, तारीकी में डूबा हुआ था। वो भी अंधेरे में गुम हो गई। मैं सामी की चालाकी समझ गई। वो इसलिए भाग गई थी कि दुर्गा मंदिर के पुजारी से इसका सामना ना होगा तो वो पुजारी ना उसे देख सकेगा, ना इसकी असलियत मालूम कर सकेगा। सामी नहीं चाहती थी कि भवानी शंकर को काले इल्म का पता चले। अगर पता चल जाता तो मेरे झूठ और फ्रेब की मुझे सजा देता। इस वक्त वो बिल्ली को भी अपना आलाकार समझने की बजाय एक फ्रेब समझता और इसकी कोई बात तस्लीम ना करता।
वो मेरे जिस्म को अजियतें देता तो सामी को तकलीफ पहुंचती, लिहाजा वो पुजारी से दूर रहने के लिए चली गई थी। भवानी शंकर सोच रहा था कि वो फरार हो गया, लेकिन मैं जानती थी वो मुझे छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाएगी। रात के 11 बजे तक वो एक मकान से दूसरे मकान की तरफ छलांगे लगाती रही, लेकिन कभी इनकी नजरों से ओझल हो जाती और कभी निगाहों के सामने आ जाती थी। 10 बजे के करीब मुझे ख्याल आया कि पिछला मंत्र पढ़े हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर मैंने फिर 50 बार मंत्र ना पढ़ा तो सामी की रूह किसी भी वक्त बिल्ली के जिस्म से आजाद हो सकती है। लेकिन मैंने ढील दे दी कि वो चाहे तो बिल्ली के शरीर में रहे या किसी दूसरे रूप में आ जाए, जिस तरह भी अपना मेरा और केदार का बचाव कर सकती है करे। इतना मुझे यकीन था कि वो किसी रूप में रहे, जानवर के जिस्म में रहे या इंसान के जिस्म में, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी नौजवान की भेंट देने के वक्त उसे मंत्रों के जोर से रक्षा कंडल में खींच लाऊंगी। 10:30 बजे वो गायब हो गई। फिर आधे घंटे के बाद 11 बजे सामने वाले मकान के छज्जे पर नजर आई। भवानी शंकर ने फिर उसे पुकारा तो वह छलांग लगाकर खिड़की पर आई। इसके बाद वहां से इसके कदमों पर पहुंच गई। भवानी शंकर ने खुश होकर उसे गोद में उठा लिया और उसे पुचकारते हुए मुखर्जी से कहा, ये मुझसे मानूस है, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देख लीजिए कैसे वापस आ गई। मालूम होता है कि महज शरारत करने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। हम सब ख्वामखा परेशान हो रहे थे। वाकई, मुखर्जी ने कहा, मैं भी यही समझ रहा था कि ये हाथ से निकल गई है। हम बौखलाहट में ये भूल गए कि उछलने कूदने वाले जानवर आदतन इधर से उधर भागते रहते हैं। भवानी शंकर ने सामी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हें क्या हो गया था? तुम यहाँ से भागकर उस मकान में क्यों चली गई थी? सामी ने इशारों में जवाब दिया। भवानी शंकर ने मुस्कुराकर इसके जवाब की तशरीह की। मिस्टर मुखर्जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये कहती है कि सामने वाले मकान में इसे चूहा नजर आ गया था। ये उसे शिकार करने गई थी, यानी ये चूहे के पीछे भागती रही और हमारे आदमी इसके पीछे परेशान होते रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि चूहे शिकार करने की आदत से क्या ये जाहिर नहीं होता कि यह हकीकतन बिल्ली है? इसके साथ कोई जादुई चक्कर नहीं है? नहीं मिस्टर शंकर, मैं अब भी यही कहता हूँ कि इस बिल्ली के पीछे कोई भेद है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि ये बिल्ली की आदत के मुताबिक चूहों के पीछे भागती है। ये भी तो सोचिए कि इसमें इंसानों की आदतें कहाँ से आ गई हैं। मेरी बात मानिए, मैं इस पुजारी को यहाँ बुलाकर लाता हूँ या फिर इसे लेकर मंदिर में चलते हैं, वहां पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मैं सोचने लगी कि फिर इसी पुजारी की बातें शुरू हो गई हैं। सामी ने इतना वक्त जाया किया, लेकिन वो लोग पुजारी का ख्याल दिमाग से नहीं निकाल सके। अब तो इस अंतर्ज्ञानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों ना हम मंदिर चलें, ताकि मैं भी मंदिर को अंदर से देख लूं और दुर्गा माई के दर्शन कर लूं। और अगर मौका मिला और वो पुजारी मेरे इल्म के सामने कमजोर नजर आया तो मैं इसकी जुबान भी बंद कर दूंगी। मैंने भवानी शंकर से अपने ख्याल का इजहार किया। सामी ने भी इशारों में मेरे ख्याल की तायीद। वो सामी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए हमारे साथ मंदिर तक जाना पड़ा। हम जीने तय करते हुए निचली मंजिल के कमरे में आए। इस कमरे में कमर तक पानी खड़ा हुआ था। पहले मुखर्जी पानी में उतर गया, इसके बाद मैं भवानी शंकर का हाथ थामकर पानी में आ गई। सामी भवानी शंकर के कंधे पर बैठी हुई थी। इतने गहरे पानी में चलते वक्त मेरे कदम डगमगा रहे थे। हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना था। दरवाजे के बाहर कश्ती बंधी हुई थी, जिसके एक सिरे पर मिशल रोशन थी। हम कश्ती में बैठ के मुखर्जी उसे खोलकर धकेलता हुआ बीच गली में ले आया। फिर इस पर बैठकर चिप्पू चलाने लगा। मैं सोच रही थी कि मुझे पुजारी से किस तरह निपटना चाहिए। मुश्किल ये थी कि मैं भवानी और मुखर्जी के सामने कोई मंत्र नहीं पढ़ सकती थी। मेरी किसी भी गैर मामूली हरकत से इन्हें शुबा हो जाता कि मैं काला इल्म जानती हूँ। मैंने सामी की तरफ देखा। मैं जितनी परेशान थी वो इतनी ही मुतमईन नजर आ रही थी। कश्ती आगे बढ़ती गई, मंदिर करीब आता गया। हमने मशाल की रोशनी में देखा मंदिर के आहनी दरवाजे पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। जब हमारी कश्ती दरवाजे के सामने पहुंची तो इस वक्त 2 आदमी पुजारी को सहारा देकर एक कश्ती में बिठा रहे थे। पुजारी की आंखें बंद थी। वो कश्ती में आते ही लेट गया। इसकी जाहरी हालत से पता चलता था कि वो सख्त बीमार है। मुखर्जी के पूछने पर एक शख्स ने जवाब दिया कि ठाकुर के हलक से आवाज नहीं निकल रही है। थोड़ी देर पहले दुर्गा का एक सेवक भोजन लेकर ठाकुर के पास आया था। इसी समय ठाकुर अच्छी तरह बोल रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि भोजन करते करते अपने गले पर हाथ रखकर झुक गए। कई बार कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ना बोल सके। हमारा ख्याल है कि इनके भोजन में कुछ मिला दिया गया है। हम इस बचे हुए भोजन को भी साथ लिए जा रहे हैं। डॉक्टर के मुआयने से पता चल जाएगा कि ठाकुर की आवाज बंद होने का कारण क्या है। इसकी बातें सुनते ही मैं चौंक कर सामी को देखने लगी। मैं समझ गई थी कि इसने कुछ गड़बड़ की है। वो भी मुझे चुपचाप इत्मीनान से देख रही थी। हम वहां से वापस चले आए। भवानी शंकर और मुखर्जी बहस कर रहे थे। मुखर्जी कह रहे थे, भला पुजारी से कौन दुश्मनी कर सकता है? यहाँ सभी इसकी इज्जत करते हैं। इसने आज तक कभी अपने काले इल्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर अचानक इसकी आवाज कैसे बंद हो गई? कौन इसे दुश्मनी कर सकता है? भवानी शंकर ने जवाब दिया, ऐसा तो वही कर सकता है जो काला इल्म जानता हो और इसे पुजारी से किसी किस्म का खतरा हो। हाँ, मैं भी इसी लाइन पर सोच रहा हूँ। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि हम इस बिल्ली की असलियत मालूम करना चाहते थे? ठीक इसी वक्त पुजारी की जुबान बंद हो गई। वो कहते हैं कि इसके हलक से आवाज नहीं निकल रही है। किसी ने इसके खाने में कुछ मिला दिया है। मेरा ख्याल है कि सिंदूर मिलाया गया है। सिंदूर खाने वाले की आवाज बैठ जाती है। यकीनन इसे सिंदूर खिलाया गया है।
मुखर्जी ने कहा, लेकिन किसने खिलाया है? इसका सेवक जो इसके लिए भात लेकर आता है वो बहुत ही भरोसे का आदमी है। वो पुजारी से ऐसी दुश्मनी नहीं कर सकता। फिर ऐसा कौन कर सकता है? इसी नामालूम हस्ती ने ऐसा किया है जिसके जादुई असर से ये बिल्ली इंसानी हरकतें करती है। वो नामालूम हस्ती ये नहीं चाहती थी कि हम मंदिर जाएं और पुजारी अपने ज्ञान से इसकी असलियत बता दे। मेरा ख्याल है कि किसी काले इल्म से इसकी आवाज़ बंद की गई है। भवानी शंकर अपनी आंखें सुकेड़ कर स्वामी को देखने लगा। वो तशवीश में मुबतला हो गया कि इस बिल्ली के मुतालिक क्या राय कायम करे। इसने कहा, पता नहीं सिंदूर का असर कब तक रहेगा। पुजारी तो कुछ बोलने से रहा, क्या दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है? होने को तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। हमें ऐसे ही किसी ज्ञानी को तलाश करना होगा। मेरा मशवरा है कि कल आप बिल्ली से कोई काम ना लें। मुआहदे का फाइनल आप खुद ही से करने की कोशिश करें। भवानी शंकर ने जवाब दिया, ऐसी किसी मुहिम के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। मैं इस बिल्ली पर भरोसा करके यहाँ तक आया हूँ। आज तक इसने धोखा नहीं दिया है। मेरा हर हुक्म मानती है। मैं ज़रा से शुबे पर इससे काम ना लेना दानिशमंदी नहीं है। कल मैं इसे ज़रूर आजमाऊंगा। अगर धोखा हुआ तो हम मोहतात रहेंगे। अभी हम तनहा बैठकर प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह इससे काम निकालना चाहिए। हम अपने मकान में वापस आ गए। भवानी शंकर और मुखर्जी एक कमरे में गए और इसके दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं स्वामी के साथ अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेगी। बिल्ली के रूप में बेजुबान थी। फिर भी मैंने बेचैनी से पूछा, मुझे बताओ स्वामी, पुजारी को क्या हो गया है? क्या तुमने उसे सिंदूर खिलाया है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिला दिया। अब मैं इससे ये ना पूछ सकी कि इसने किस तरह इसके भात में या भाजी में सिंदूर मिलाया। स्वामी भी इस वक्त किसी दूसरे रूप में आकर मुझे तफसील से वाकया नहीं सुनाना चाहती थी। वह इत्मीनान से मेरे बिस्तर के पास बैठ गई थी। मुझे भी इत्मीनान हासिल हो गया था कि इसने एक बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। दूसरी सुबह भवानी शंकर मुझे और स्वामी को अपने साथ गवर्नर हाउस की तरफ ले गया। उसने स्वामी को 2 घंटे पहले ही गवर्नर हाउस के अहाते में छोड़ दिया ताकि वो इस इमारत के हर गोशे को अच्छी तरह देख ले और इस कमरे के मुतालिक भी मालूमात हासिल कर ले जहाँ गवर्नर और एक गैर मुल्क के वजीर खारजा के दरमियान अहम गुफ्तगू होने वाली थी। स्वामी के जाने के बाद भवानी शंकर मुझे एक होटल में लेकर आया। वहाँ पहले ही एक कमरा हमारे लिए मखसूस था। इसके दोनों मातहत केदार के साथ दूसरे कमरे में आ गए थे। उन्होंने एहतियातन संघारी बाजार का मकान छोड़ दिया था। इनकी सोच के मुताबिक अगर स्वामी धोखा देना चाहती तो इसे इस होटल का पता मालूम ना होता। इसकी तरफ से कोई खतरा पेश आने की सूरत में उन्होंने वहां से फरार होने के भी इंतजाम कर लिए थे। लेकिन स्वामी मुझे इनकी तहवील में छोड़कर ना तो कहीं जा सकती थी और ना ही इन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती थी। भवानी शंकर उसे साथ लिए इधर से उधर घूमता रहा। जब से यकीन हो गया कि कोई इसका पीछा नहीं कर रहा है तो मेरे पास आ गया। उसने फोन करके मुखर्जी को वहां बुला लिया। इसके आने के बाद इसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर कागज और पेंसिल लेकर स्वामी के सामने बैठ गया। मैं और मुखर्जी खामोशी से तमाशा देखने लगे। स्वामी अपने दोनों पंजों और सर के मुख्तलिफ जावियों से कुछ कहती जा रही थी और वो कागज पर नोट करता जा रहा था। नोट्स मुकम्मल होने के बाद जब मुखर्जी ने उसे पढ़ा तो हैरान रह गया। भवानी शंकर की तवक्को के मुताबिक स्वामी गवर्नर हाउस में होने वाली गुफ्तगू के अहम नुकात से नशीन कर आई थी। मुखर्जी ने कहा, इस बिल्ली ने धोखा नहीं दिया, लेकिन इस बात का यकीन होना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट दुरुस्त है। मुझे पूरा यकीन है, भवानी शंकर ने कहा। हम ट्रेनिंग के दौरान इसे बारहा आजमा चुके हैं। इसने कभी गलत रिपोर्ट नहीं दी। ये जो बातें सुनती है ऐसे नशीन करके सिग्नल के जरिए हमें बता देती है। मुखर्जी को फिर भी यकीन नहीं आया। वो ये कहकर चला गया कि अपने खास आदमियों के जरिए सही मालूमात हासिल करेगा। इस मकसद के लिए वो अपने एक नहायत ही शातिर असिस्टेंट को सेक्रेटरी के दफ्तर में भेजना चाहता था। इसने इसे स्वामी की पेश की हुई रिपोर्ट सुना दी थी। 2 दिन के बाद मुखर्जी घबराया हुआ आया। उसने भवानी शंकर को बताया कि पिछली रात इसका असिस्टेंट इस मायदे का फाइल हासिल करने सेक्रेटरी के दफ्तर में पहुंचा था, लेकिन ठीक इस फाइल को पढ़ते वक्त गिरफ्तार हो गया। पता नहीं इस मुल्क के जासूस कब से इसके पीछे लगे हुए थे। उसे ऐन वक्त पर हिरासत में ले लिया गया। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद भवानी शंकर को यह अंदेशा हुआ कि यहाँ की पुलिस इस शख्स के जरिए हमारे ठिकाने तक पहुंच सकती है। इसने फौरन ही वो शहर छोड़ देने का फैसला कर लिया। हम इसी दिन दोपहर की फ्लाइट से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। रवानगी से कबल भवानी शंकर ने हमें बताया कि पिंडी में हमारे मुसलमान अजीज रहते हैं। हमें इन अजीजों के नाम, इनकी उम्र, इनकी तस्वीरें बता दी गईं। इस वक्त हमें पता चला कि सीक्रेट सर्विस वाले कितनी लंबी चालें चलते थे। पिंडी के वो नाम नेहाद अजीज भी हमारे देश के एजेंट थे और बरसों से वहाँ मुकीम थे। वहाँ हमें खुशामदीद कहने वालों में अहमद शेख नामी एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह सेक्रेटेरिएट में कोई ए क्लास ऑफिसर है। वो तुम्हारी हुकूमत का मुलाजिम है। तुम्हारी तरह मुसलमान भी है, मगर मुसलमान होने से क्या होता है? हर मुल्क और कौम में गद्दार होते हैं। हमारी हुकूमत इसे गद्दारी के सिले में हर माह 25,000 रुपये दे देती है। पिंडी, लाहौर और कराची में इसकी शानदार कोठियां हैं। हर शहर में इसकी जाती कारें और लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है। शायद तुम्हारे मुल्क में इस बात की तफ्तीश नहीं होती कि 800-900 रुपये माहवार पाने वालों के पास इतनी दौलत कहाँ से आ जाती है। शमिया की जुबान से ये सच्ची और कड़वी बातें सुनकर मैं गुस्से से खोल रहा था। ये कितने शर्म की बात थी कि हमारे हम मजहब और हम वतन दौलत के लालच में अपने वतन से गद्दारी कर रहे थे।